नमस्कार। संपूर्ण हिंदी स्पेशल एकमात्र यूट्यूब चैनल फेफाना हिंदी क्लासेस पर आप सभी का स्वागत है। और इस चैनल पर आपको हिंदी के तीनों पक्षों व्याकरण, साहित्य व काव्य शास्त्र का गूढ़ अध्ययन करवाया जाएगा। तो बढ़ते हैं आज की क्लास की तरफ और देखते हैं कि सोमा बुआ की और कौन कौन सी विशेषताएं हैं, आगे क्या कहती है वो राधा को। तो देखते हैं। यहाँ पर अपन कहानी पढ़ रहे थे, किसके द्वारा रचित? मनु भंडारी द्वारा रचित कहानी का अध्ययन कर रहे थे। और मनु भंडारी ने कौन सी कहानी लिखी है? अकेली, जो किसकी कहानी है? सोमा बुआ की कहानी है। और इस कहानी को अपन इस क्लास में पढ़ रहे थे। सोमा बुआ, देखिए, सोमा बुआ और राधा दोनों साथ में थी, यहीं पर अपन थे। तो राधा थी और राधा को सोमा बुआ क्या कहती है? भाभी कहती है। वैसे वो अपने मायके में है तो उसके सभी भाई भतीजा व भाभी ही होते हैं। यहाँ पर वह राधा भाभी को पापड़ भी सुखाने में मदद करने लगती है। साथ साथ सन्यासी जी महाराज और उनके बीच हुई आज की घटना या आज के वाद विवाद का चित्रण भी वह करती है। ठीक है, यहाँ पर राधा भाभी के साथ साथ पापड़ सुखाती है और फिर वो किशोरी लाल वाली घटना बताती है। अब किशोरी लाल वाली घटना बताती है तो घटना बताते बताते और अंत में सोमा बुआ यूं कहती है कि देखो, मुझे ये यूं कहते हैं कि तू बिना बुलाए क्यों जाती है। तो राधा भी यहाँ पर समझाती है कि बुआ ये ऐसे गुस्सा नहीं करते, बस इसीलिए तो गुस्सा करते हैं कि तू बिना बुलाए जाती है। पहले तो राधा समझाती है कि बुआ 1 महीने के लिए तो रहेंगे, सहन कर लिया कर। फिर वो बुआ है वो यूं कहती है कि करने को तो सहन करती ही हूं, परंतु फिर मन दुखता है क्योंकि वैसे भी कोई पास में नहीं है, कोई साथ में नहीं है और ये भी इसी प्रकार की बातें करते हैं तो थोड़ा मन दुखता है। वैसे तो सहन करने को तो करती हूँ। और इस तरीके से बुआ की आंखों में आंसू आ जाते हैं। और फिर राधा भाभी ये भी समझाती है कि बुआ इसीलिए डांट लगाते हैं ना कि तू बिना बुलाए जाती हैं। तो सोमा बुआ यूं कहती है कि देखो, जो प्रेम रखते हैं ना उनके यहाँ तो मैं सिर के बल भी चली जाऊं, बिना बुलाए भी चली जाऊं, परंतु जो प्रेम से नहीं बुलाता उनके यहां से चाहे 10 बुलावे आए मैं नहीं जाती। तो प्रेम की बात है इसलिए चली जाती हूं। और मुझे यूं बताओ, किशोरी लाल और मेरे बेटे हरखू में कोई फर्क है? आज हरखू अगर होता, यहां पर पता चलता है कि सोमा बुआ के बेटे का नाम था हरखू। तो यूं कहते हैं कि आज हरखू होता तो क्या मैं बुलावे के लिए इंतजार करती? मैं बुलावे का इंतजार करती क्या? और मैं तो हरखू और किशोरी लाल में कोई फर्क नहीं समझती। क्यों? क्योंकि ये भी तो बेटा था और ये भतीजा भी तो बेटा ही होता है। तो इसलिए मेरे लिए तो इन दोनों में कोई फर्क नहीं है, कोई अंतर नहीं है। तो इसलिए मैं तो बिना बुलाए चली गई और बिल्कुल माँ के जैसे मान देते हैं। बताओ, भट्टी और भंडार कोई ऐसे ही हर किसी को सौंप सकता है क्या? इन्होंने मुझे जाते ही सौंप दिया। मान रखते ही इसलिए गई, और मान रखा जाता है तो वहां पर तो बिना बुलाए चले जाओ। क्या मैं कोई यहाँ पर मान किए बैठती क्या? मुझे बुलाएंगे तभी जाऊंगी। तो लोग ही क्या कहते कि देखो मान किए बैठी है, अपने को कभी बुलाया जाता है क्या? तो इस तरीके से मैं चली गई। और फिर यूं कहती है कि, और पहली बात तो ये कि मैं किशोरी लाल को अपना समझती हूँ, बेटे के समान ही समझती हूँ, इसीलिए मैं चली गई। दूसरी बात, कोई नहीं है तभी तो जाती हूँ ना। आज मेरा हरकू होता, मेरा पूरा परिवार होता, तो मैं क्या यूं दर दर भटकती फिरती? क्यों जाती मैं किसी के घर पे? क्यों मैं किसी की सांत्वना लेने बैठती? और यहाँ पर तो फिर बुआ की आंखों से अश्रुधारा ही बहने लगती है और बुआ बहुत ही दुखी हो जाती है। आज मेरा हरखू नहीं है तब मुझे ये सारे के सारे ताने सुनने पड़ते हैं, तभी मुझे दूसरों के घरों में जाना पड़ता है। कोई सहारा देने वाला नहीं है, करूं भी तो क्या करूं। एक ये है जो ताने मारने से नहीं चूकते,
कभी कुछ कहते हैं, कभी कुछ कहते हैं, इनका भी कोई सहारा नहीं है और आगे पीछे देखने के लिए भी कोई नहीं है। और फिर जब बुआ बहुत ज्यादा रोने लगती है तो फिर वहां पर राधा है वो सूखे जो पापड़ है उनको तो समेटती है, और फिर साड़ी को लेकर और यूं कहती है कि क्या बुआ तुम भी कैसी बातें उठा के बैठ गई, और तू भी कहां से बात को कहां ले जाती है, इतनी दुखी मत हुआ कर, चल छोड़, अब रो मत, मैं ना पापड़ सेक कर ला रही हूँ, पापड़ भून कर ला रही हूँ। वहां पर वो भून कर कहती है कि मैं पापड़ भून कर ला रही हूँ, फिर तू खाना और खाकर बताना कि कैसे बने हैं। और इस प्रकार से राधा है वो वहां से चली जाती है। अब राधा वहां से चली जाती है और आज का प्रसंग समाप्त हो जाता है। यहाँ पर बुआ अपने आप को संभालती है और उसी तरीके से अपनी दैनिक दिनचर्या में लगी रहती है। एक दिन बुआ अत्यंत खुश दिखाई दे रही थी और सन्यासी जी के पास जाती है। और सन्यासी जी के पास जाकर कहती है, सुनो जी, वो देवर जी है ना, देवर जी के ससुराल वालों के यहाँ लड़की की शादी तय हुई है। और किसके तय किए हैं? यहीं पर भागीरथ के यहाँ तय किए हैं। देखिए, बुआ का कोई देवर था, अब नहीं है, बुआ का कोई देवर था जिसका ससुराल बहुत बड़ा था, उच्च खानदान था, अच्छे खानदान के थे लोग, अच्छे खानदान का मतलब पैसा वैसा खूब था। तो वहां पर देवर जी ब्याहे हुए थे। अब देवर जी की मृत्यु के बाद देवरानी भी चली गई और किसी का इस परिवार के साथ कोई भी संबंध नहीं रहा। तो यहाँ पर ये जो ससुराल वाले हैं, इनके यहाँ आज किसी एक लड़की की शादी तय हुई है, और वो किसी कहाँ पर तय हुई है? इसी गांव में जहां बुआ रहती है, या फिर यूं कहें कि बुआ की देवरानी के ससुराल में। देवरानी का ससुराल ही तो हो गया ये। तो अब एक लड़की पहले ही इनकी यहाँ ब्याही हुई है इस गांव में, और अब हो सकता है कि इनकी कोई भतीजी हो जिसकी शादी भी इसी गांव में तय हुई है। और किसके यहाँ तय हुई है? भागीरथ के यहाँ तय हुई है। तो बुआ यहाँ पर कहती है कि देखो, देवर जी को चले गए तो इतने साल हो गए, उसके बाद उन लोगों से कोई भी रिश्ता नहीं रहा, कोई भी रिश्ता नाता तो रहा नहीं, परंतु फिर भी अब जब विवाह यहाँ तय कर दिया, इसी गांव में तय कर दिया, तो समधी है तो समधी को तो बुलाएंगी, यानी अपने को तो बुलाएंगी। और मुझे लगता है कि वो अच्छे लोग थे, तो समधी को तो किसी हाल में छोड़ेंगे नहीं। और मुझे ये भी लगता है कि तुम्हें तो किसी हाल में नहीं छोड़ेंगे, वो तुम्हें तो जरूर बुलाएंगे ही बुलाएंगे। और ये सोचकर और बुआ हंसने लगती है। परंतु सन्यासी जी मौन उपेक्षा करते हैं। अब ये मौन उपेक्षा क्या होती है? सन्यासी जी बुआ की इस बात की अवहेलना करते हैं कि ये बात, अवहेलना का मतलब अवमानना, वो मानते ही नहीं है उस बात को, परंतु चुप रहकर। देखिए, चुप रहने से भी बहुत बड़ा काम हो सकता है। तो यदि कोई आपके साथ लड़ रहा है, आप चुप हो जाइए। सुनाएगा तो खुद को गुस्सा आएगा, बोलता ही क्यों नहीं है, तो वो उसको ज्यादा गुस्सा आएगा। तो इसलिए आप चुप रहकर अपना बहुत बड़ा काम कर सकते हैं। और यहाँ पर सन्यासी जी ने बुआ की अवमानना की, बुआ की बात नहीं मानी, परंतु मौन रहकर, उनकी बात की तरफ ध्यान नहीं देकर और उसकी अवमानना कर दी। बुआ को वो बिल्कुल अच्छी नहीं लगी। क्यों अच्छी नहीं लगी? क्योंकि बुआ तो है वो कहीं पर किसी के यहाँ उत्सव की खबर मिलनी चाहिए, चाहे छठी का उत्सव हो, चाहे किसी के मरने का, गमी का हो, चाहे खुशी का हो, चाहे शादी का हो, चाहे मुंडन का हो, बुआ वहां पर बेधड़क पहुंच जाती है।
बिना बुलाए पहुंच जाती है। अब यहाँ पर देवर जी के ससुराल वाले यानी समधी हो गए। अब समधियों के यहाँ विवाह तय हुआ है, और वो भी कहाँ तय हुआ है, इसी गांव में तय हुआ है। अब बुआ तो नहीं, बुआ के शादी में नहीं जाना और रुकना बहुत मुश्किल है। बुआ के बस की बात तो ये नहीं लगी, तो इसलिए बुआ अब खुश हो रही है कि हाँ, इनके जो है वो रिश्ता तय हुआ है इस गांव में। तो जाहिर सी बात है कि सब लोग जो विवाह करेंगे तो उसमें हमें तो बुलाएंगे ही, और बुलाएंगे तो अब बुलावा सन्यासी जी के लिए महत्वपूर्ण है। बिना बुलाए बुआ जा नहीं सकती, क्योंकि ये आए हुए हैं। तो इसलिए वो कहती है कि सुनो जी, जरूर बुलाएंगे। और ये भी सुना है कि विवाह यहीं आकर करेंगे। यहीं आकर करेंगे का मतलब है कि इसी गांव में आकर विवाह करेंगे। अब इसी गांव में आकर विवाह करेंगे तो अब देखो, रिश्तेदारी कभी टूटती थोड़ी ना है। मान लिया कि देवर जी नहीं रहे, परंतु समधी तो है ही। तो ऐसी थोड़ी ना बात है कि इस गांव आए और इन समधी को भूल जाए। तो इसलिए बुआ मन ही मन सोचकर ही खुश होती है कि बुलाएंगे जरूर, और बुलाएंगे तो मुझे तो सन्यासी जी रोक ही नहीं सकते, फिर तो मुझे जाना ही जाना है। बुआ तो अगर सन्यासी जी नहीं होते तो बिना बुलाए चली जाती। तो इस प्रकार से बुआ हंसकर और खुश होकर ये बात कहती हैं, परंतु सन्यासी जी महाराज इसका कोई भी जवाब नहीं देते। धीरे 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 1 दिन, 2 दिन, 4 दिन, दिन बीतते जाते हैं। विवाह नजदीक आता जाता है और बुआ के घर कोई भी बुलावा नहीं आया है। तो बुआ अपने मन को संतुष्टि कर देती है, अपने मन को सांत्वना देती है। क्या देती है? इतना समय हो गया देवर जी को गए हुए, बताओ इतने दिनों बाद कौन किसी रिश्ते को याद रखता है, हमें तो नहीं बुलाएंगे। मनी मनी यूं सोच रही है, बार बार दिमाग में आ रहा है कि बुलाएंगे तो सही, रिश्तेदार हैं, रिश्तेदारों को थोड़ी ना भूलेंगे। बार बार ये भी सोच रही है और बार बार ये भी दिमाग में आ रहा है कि क्यों बुलाएंगे, नहीं बुलाया तो। और इसलिए वो दूसरों के समक्ष तो इसी प्रकार की बातें प्रकट करती है। सभी को यूं कहती है, भाई हमारी तो पुरानी रिश्तेदारी थी, अब कौन सी रिश्तेदारी है, और कब की रिश्तेदारी कब की खत्म हो चुकी, अब कहाँ के समधी, कौन बुलाएगा, कोई नहीं बुलाएगा। ताकि बुआ को सब लोग ये कह दे कि नहीं बुआ बुलाएंगे, नहीं बुआ बुलाएंगे। बुआ ये सुनना चाहती है परंतु कोई भी नहीं कहता। एक दिन बुआ पड़ोस में गई हुई है, एक दिन बुआ पड़ोस में गई हुई है, और पड़ोस में गई हुई है और उसी समय क्या होता है कि वहां पर बैठी है और बैठी और बातें कर रही है। अब बातें कर रही है तो बातों में बुआ ने कहा कि भाई पुरानी रिश्तेदारी होगी, कौन हमें बुलाएगा। तो उसी समय दाल पीस रही थी भाभी, यानी उस घर की जो बहू थी वो दाल पीस रही थी। दाल पीसते पीसते कहा, ऐसे कैसे बुआ, तुम्हें क्यों नहीं बुलाएंगे, रिश्तेदारी कोई देवर के जाने से खत्म थोड़ी ना होगी। और एक व्यक्ति जब नहीं रहता तो क्या संबंधियों को भुला दिया जाता है, नहीं बुलाएंगे जरूर। और जैसे ही ये बोली तो बुआ को थोड़ी सी संतुष्टि महसूस हुई, थोड़ी सी सांत्वना मिली। परंतु फिर भी बुआ के मन में कुछ नहीं चला। परंतु इन बहू की, इनकी एक ननंद है जो विधवा है, वो भी यहाँ पर ही रहती है। तो उसने झट से कहा, विधवा ननंद ने कहा, बुआ बुलाएंगे क्यों नहीं, बुलाएंगे, और तुम्हारा लिस्ट में नाम है, मैं खुद देख कर आई हूं। और जैसे ही बुआ को ये बात पता चली कि ये खुद नाम देख कर आई है और लिस्ट में हमारा नाम है, यानी हमें पक्का बुलाने वाले हैं, अब बुआ की खुशी का कोई ठिकाना नहीं। बुआ ने झट से यूं बोला कि अच्छा, तूने खुद ने अपनी आंखों से नाम देखा था, और क्या। बुआ अब वहां पर थोड़ी ना बैठी रहती, रुकना ही मुश्किल हो गया। और बुआ वहां से खड़ी हुई, और वहां से खड़ी होकर और जल्दी जल्दी अपने घर पे आई, और घर पे आकर के और जल्दी जल्दी राधा के पास गई। और राधा के पास जाकर और यूं कहती है, राधा मेरी बात सुन, देख नए फैशन की चीजों को मैं तो जानती नहीं हूँ,
और मैं ये भी नहीं जानती कि नए फैशन की लड़कियों को क्या दिया जाता है। लड़कियों को क्या दिया जाता है मैं ये भी नहीं जानती, कि मैं तो नए फैशन की बात ही नहीं जानती। लड़कियों को क्या दिया जाता है, लड़कियों को कौन सी चीजें अच्छी लगती हैं, अब मैं तो इस प्रकार की कोई चीज जानती नहीं हूं। तो तू ही बता ना, और मेरी बात सुन, तू ही बता, क्या तू ही कुछ अच्छा सा ले आना। और फिर बुलाएंगे, बिना कुछ लेकर जाऊंगी तो भद्द पड़ेगी यानी बेइज्जती हो जाएगी। अब समधियों के यहाँ जा रहे हैं, लड़की का विवाह है तो कुछ न कुछ तो देना ही पड़ेगा। और समधी भी कौन, इतने बड़े घर के लोग, इतने ऊंचे घर के लोग। अब इतने ऊंचे घर के, इतने बड़े घर के लोग हैं तो उनके अनुसार ही कुछ न कुछ देना पड़ेगा, हर कुछ भी नहीं ले जा सकते। तो देख, तू मुझे बता कि क्या अच्छा रहेगा, नई चलन किस चीज की है, क्या ले जाना चाहिए मुझे। राधा कहती है कि बुआ पहले तो तू ये बता मुझे कि तू देना क्या चाहती है। कपड़े देना चाहती है, सोना देना चाहती है, चांदी देना चाहती है, पैसे देना चाहती है, पहले ये तो बता। श्रृंगार का सामान देना चाहती है, क्या देना चाहती है। अब तू मुझे ये बताएगी कि तू इनमें से देना क्या चाहती है, तब मैं निश्चित करूंगी कि ना कि उस चीज में क्या चल रहा है, तब मैं निश्चित करूंगी। तो फिर बुआ यूं कहती है कि देख, वो तो मैं नहीं जानती, मेरे पास जो कुछ है ना वो मैं तुझे लाकर दे देती हूँ। तू जो भी उसमें आ सकता है, जो भी लाया जा सकता है, बनवाने का तो कुछ समय नहीं है, बना बनाया जो कुछ अच्छा ठीक ठाक आ सकता है वो तू मुझे लाकर देना। क्या लाकर देगी राधा, बुआ क्या लेकर जाएगी। और सबसे मुख्य बात, समधियों के यहाँ से बुलावा आएगा या नहीं आएगा। बुलावा नहीं आएगा तो बुआ क्या बिना बुलाए चली जाएगी। देखेंगे अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।